हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशन लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज को। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स की चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशंस हमने हमारे चैनल पे अवेलेबल ऑलरेडी करवा रखी हैं। अगर आप चैप्टर एक्सप्लेनेशंस अलग अलग सब्जेक्ट्स की देखना चाहते हैं तो उनका प्लेलिस्ट लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। तो एक बार जाने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरू हमारा चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, हमें मालूम है कि अर्थ अकेला प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब तक हम जितने प्लैनेट्स की स्टडी कर चुके हैं, जितना हम जानते हैं, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। जो अर्थ के ऊपर लाइफ का एग्जिस्टेंस है वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं, यानी जितने भी जिंदा जानवर या प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनको एक प्रॉपर रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाटर और फूड की ज़रूरत होती है। अर्थ के ऊपर अवेलेबल रिसोर्सेज, एनर्जी जो कि सन से मिल रही है, यही अर्थ के ऊपर वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल हो पाई है। अब आगे आता है अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं अर्थ के पास। अर्थ के पास लैंड है, वाटर है, एयर है। ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अर्थ का जो आउटर क्रस्ट है, आपने उसमें एसएसटी में पढ़ा होगा, क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 लेयर्स होती हैं। तो आउटर क्रस्ट जो होता है, जो लैंड होती है, उसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। लैंड एरिया को लिथोस्फेयर कहा जाता है। अर्थ की सरफेस का 75% जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। वाटर जो है वो अंडरग्राउंड भी पाया जाता है, ज़मीन के नीचे भी पाया जाता है। तो इस वाटर वाले स्फीयर को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो लैंड वाले को लिथोस्फीयर, वाटर वाले को हाइड्रोस्फीयर। और जो हवा एक ब्लैंकेट की तरह पूरी अर्थ को कवर किए हुए है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो 3 स्फीयर्स हो गए हमारे। लैंड जो है वो लिथोस्फीयर, जो वाटर है वो हाइड्रोस्फीयर, और जो एयर है वो एटमॉस्फेयर। जहाँ पे ये तीनों चीज़ें को एग्जिस्ट करती हों वहीं पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जो लाइफ सपोर्टिंग जोन होता है अर्थ का, जहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर मिलते हैं, उस जोन को कहा जाता है बायोस्फीयर। यानी जहाँ पे बायोस्फीयर किसे कहा जाता है, बायोस्फीयर वो जोन होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे ये तीनों स्फीयर्स लिथोस, हाइड्रोस और एटमॉस आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है बायोस्फीयर का। एयर, वाटर, सॉइल, इनको अबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है बायोस्फीयर का। या नॉन लिविंग जो होते हैं उनको अबायोटिक कंपोनेंट, और जो लिविंग होते हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। इस चैप्टर में हम अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला अबायोटिक कंपोनेंट जो हमें पढ़ना है, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, एयर। जिंदगी की सांस जो है, हमारी आसपास की जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, एयर की जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। और एयर के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर्स होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं, स्मोक होता है, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें एयर के अंदर पाई जाती हैं। एयर का जो कॉम्पोजिशन है वो भी एक कारण है लाइफ को सपोर्ट करने का। ठीक है, अगर अर्थ के ऊपर एयर का कॉम्पोजिशन वैसा नहीं होता जैसा कि है तो शायद लाइफ अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट ना कर पाती। वीनस और मार्स जैसे प्लैनेट्स पे जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, जितना हमें आज तक पता है, वहाँ पे मेन जो कंपोनेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अर्थ के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो बहुत कम है, लेकिन वीनस और मार्स के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम वीनस की ही बात करें, वीनस मार्स की ही बात करें, तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स को बता चुका हूँ बायो में यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं पिछले चैप्टर्स में, और ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए। यानी हम ये कहें कि रेस्पिरेशन करने के लिए। देखो बच्चों, रेस्पिरेशन क्या होता है, जो खाना आपने खाया है वो और जो गैस आपको अवेलेबल है वो, जैसे कि ऑक्सीजन, इनका यूज़ करके एनर्जी निकालना, इस चीज़ को रेस्पिरेशन कहा जाता है। कई बच्चे समझते हैं कि सांस लेने और छोड़ने को रेस्पिरेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो वो ब्रीदिंग होती है, जो ये रेस्पिरेशन है थोड़ी सी अलग होती है ब्रीदिंग से। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स को और ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स को ऑक्सीजन की
ज़रूरत होती है जो ग्लूकोज है, जो डाइजेस्टेड फूड है, उससे एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एक और प्रोसेस जिससे ऑक्सीजन कंज्यूम होती है वो है कंबशन। कंबशन यानी किसी भी चीज़ को जलाना, बर्न करना। ठीक है, तो कंबशन भी एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑक्सीजन को यूज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स हो गए, हमारी गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह यूज़ होती हैं, वो जो बर्न होती हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं। ठीक है, आगे आता है आपका, इसके अलावा, इसके बावजूद भी जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है एटमॉस्फेयर में, वो लगभग फिक्स्ड है और काफ़ी कम है। मेयर फ्रैक्शन ऑफ अ परसेंट का मतलब 1% से भी बहुत कम है, और वो फिक्स्ड है, ज़्यादा चेंज नहीं होता, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। पहला कारण है फोटोसिंथेसिस। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज बना देते हैं, ग्लूकोज में स्टोर कर देते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को। दूसरा प्रोसेस क्या है, यहाँ पे लिख रखा है, ये देखिए। दूसरा प्रोसेस क्या है, जो मरीन एनिमल्स होते हैं वो सी वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, यानी कार्बोनेट्स की हेल्प से, कार्बोनेट्स के पीछे भी CO3 लगा होता है। ठीक है, जिनके पीछे, जिन सॉल्ट्स के पीछे CO3 होता है वो कार्बोनेट्स होते हैं। तो कार्बोनेट्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनते हैं, उनसे अपनी सी शेल्स बना लेते हैं, उनसे सी शेल्स बना लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो फिक्स्ड रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, आगे आता है एटमॉस्फेयर क्लाइमेट कंट्रोल में कैसे हेल्प करता है। हमने अब तक पढ़ा कि एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर किए हुए है। हम सबको ये बात पता है कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का। इसके बैड कंडक्टर होने की वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो रात और दिन के दौरान या साल भर के दौरान ज़्यादा नहीं बदलता। एटमॉस्फेयर जो है वो सडन इंक्रीज या सडन डिक्रीज नहीं होने देता एटमॉस्फेयर को, टेम्परेचर को। एटमॉस्फेयर होने की वजह से ही हमारा जो टेम्परेचर चेंज होता है, दिन में जो टेम्परेचर बढ़ता है सनलाइट आने की वजह से, वो ग्रेजुअली बढ़ता है, एकदम नहीं बढ़ता। रात को जब सनलाइट नहीं होती है तब टेम्परेचर एकदम से कम नहीं होता, सडन डिक्रीज नहीं होता। तो ये किस वजह से होता है? एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज को प्रिवेंट करता है हमारे टेम्परेचर में। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता तो जैसे ही सनलाइट आती, अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाता बहुत जल्दी। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो रात में जैसे ही सन सेट होता, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता। तो एटमॉस्फेयर सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज को प्रिवेंट करता है। मून की बात करते हैं। मून लगभग सेम डिस्टेंस पे है जितना कि अर्थ है सन से, लेकिन फिर भी मून की टेम्परेचर रेंज -110 डिग्री सेल्सियस से -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक है, जबकि अर्थ के ऊपर जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है वो 58 डिग्री सेल्सियस या 59 डिग्री सेल्सियस है, जो नेचुरल टेम्परेचर है। नेचुरल टेम्परेचर की, आर्टिफिशियली क्रिएटेड टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा मैं, जो नेचुरल टेम्परेचर है वो 58 या 59 तक ही गया है आज तक। ठीक है, तो मून के ऊपर बहुत ज़्यादा चला जाता है क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, आगे इसने क्या कहा है देखिए, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और जो वाटर है वो गर्म होने में भी समय लेता है और ठंडा होने में भी समय लेता है। आगे आता है द मूवमेंट ऑफ एयर विंड्स। हवाएं कैसे चलती हैं। ठीक है, हवाएं कैसे चलती हैं। कई बार तो जेंटल ब्रीज चलती है, हल्की हल्की भीनी भीनी हवा चलती है। कई बार तेज़ हवाएं चलती हैं, कई बार आंधी तूफान आ जाता है, हर चीज़ को उखाड़ देता है। तो ये क्या कारण होता है, ये विंड्स चलती क्यों है और इनकी जो वेलोसिटी होती है वो इतनी डिफ़र क्यों करती है टाइम टू टाइम। देखिए, हम कई बार ठंडी हवा महसूस करते हैं, कूल इवनिंग ब्रीजेज महसूस करते हैं। गर्म दिन के बाद शाम की ठंडी हवा हर एक को पसंद आती है। कई बार बारिशें भी आ जाती हैं रियली हॉट वेदर के बाद, जैसे गर्मियों का मौसम जब चलता है तो गर्मियों के मौसम के बाद बारिशों का मौसम आता है। ठीक है, वो रेन्स काफ़ी अच्छी लगती हैं, शुरू में जो रेन्स आती हैं वो काफ़ी अच्छी लगती हैं लोगों को, क्योंकि वो टेम्परेचर को ठीक कर देती हैं, कम कर देती हैं थोड़ा सा। आगे आता है ये जो मूवमेंट है एयर की, ये क्यों होती है, और ये मूवमेंट जेंटल ब्रीज होगी, तेज़ हवाएं होंगी या ज़बरदस्त आंधी तूफान आएगा। तो ये
ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी तो हल्की फुल्की हवा चलती है, कई बार तेज़ हवाएं चलती है, कई बार आंधी आ जाती है, और जो बारिशें आती हैं उनको बारिशों को कौन लेके आता है हम तक। ये जो सारे फिनोमिना ऊपर हमने डिस्कस किए हैं ये एटमॉस्फेयर की वजह से होते हैं। एटमॉस्फेयर में एयर की हीटिंग की वजह से होते हैं, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के बनने की वजह से होते हैं। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, हवाओं का चलना, बारिश का आना, ये सब पॉसिबल हुआ है एयर की हीटिंग की वजह से और एयर के अंदर वाटर वेपर्स के मौजूद होने की वजह से। वाटर वेपर्स तब बनते हैं जब वाटर बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट पानी इवेपोरेट होता है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी जो प्रोसेसेस करते हैं, जो सेलुलर प्रोसेसेस करते हैं, उनके दौरान कुछ वाटर वो इवेपोरेट करवा सकते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर हीटअप कैसे होता है अब आगे बात आती है। जो रेडिएशन लैंड या वाटर बॉडीज़ के ऊपर गिरता है, जो सनलाइट, जो सन की रेडिएशंस लैंड या वाटर बॉडीज़ के ऊपर गिरती हैं, उसमें से कुछ रेडिएशंस या ज़्यादातर रेडिएशंस रिफ्लेक्ट कर देती हैं, री रेडिएट करते देते हैं लैंड और वाटर। यही री रेडिएटेड जो रेडिएशंस हैं ये एयर को हीटअप करते हैं, एटमॉस्फेयर को गर्म करते हैं। जब एटमॉस्फेयर गर्म होता है तब चलते हैं कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स का मतलब गर्म हवा का ऊपर की तरफ मूव करना, ठंडी हवा का नीचे की तरफ मूव करना, ये होते हैं मेनली हमारे कन्वेक्शनल करंट्स। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट्स को समझने के लिए इसने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करवाया हमसे। क्या किया, एक बीकर के अंदर एक कैंडल जलाई हमने, एक बर्निंग इंसेंस स्टिक को, एक जलती हुई अगरबत्ती को हम कैंडल के इस लो के बिल्कुल ऊपर लेके गए, तो हमने देखा कि जो स्मोक है वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। और जब हम इंसेंस स्टिक को यहाँ पे लेके आए, दूर लेके आए, जब हम इंसेंस स्टिक को थोड़ा सा दूर लेके आए, तो हमने देखा कि स्मोक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही हम उस बर्निंग इंसेंस स्टिक को कैंडल की लो के ऊपर लेके जाते हैं, स्मोक स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड्स, और जैसे ही हम उसको लेके जाते हैं हमारा कैंडल की लो से दूर, तो स्मोक स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स। इससे पता चलता है कि जो गर्म हवा होती है इट सेट्स अप कन्वेक्शनल करंट्स एंड मूव्स अपवर्ड्स। जो गर्म हवा है वो अपवर्ड्स मूव करती है। कैसे पता चला, जब इंसेंस स्टिक नॉर्मल है, अब हमारे आसपास के रूम टेम्परेचर पे है, तो उसके अंदर से निकल रहा जो धुआं है वो हाई टेम्परेचर वाला होगा। वो धुआं किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बिकॉज इट इज़ हॉट एंड इट विल राइज अपवर्ड्स, कन्वेक्शनल करंट सेटअप होगा। लेकिन जब वो कैंडल के ऊपर है तो कैंडल की जो हवा है वो ज़्यादा गर्म है इंसेंस स्टिक से निकलने वाले धुएं के मुकाबले। इसीलिए ठंडा होने की वजह से, कंपैरेटिवली ठंडा होने की वजह से स्मोक जो है वो डाउनवर्ड्स मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है। तो यहाँ पे स्मोक ने जो पैटर्न हमें दिखाया उससे पता चलता है कि हॉट और कोल्ड एयर की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। इसी तरीके से जब लैंड और वाटर हीटअप होते हैं तो उनके ऊपर की हवा भी हीटअप होती है और वो भी अकॉर्डिंगली राइज करती है। ठीक है, क्योंकि लैंड जो होती है, ज़मीन जो होती है, वो पानी से बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है। इसीलिए लैंड के ऊपर की जो हवा है वो कंपैरेटिवली हॉटर होती है दिन के वक्त वाटर बॉडीज़ के ऊपर मौजूद हवा के मुकाबले। पानी के ऊपर मौजूद हवा के मुकाबले दिन के समय लैंड के ऊपर मौजूद हवा ज़्यादा गर्म होती है। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज लैंड हीट्स अप फास्टर एज इन कंपैरिजन विद वाटर। ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है लैंड के मुकाबले। तो कोस्टल रीजन्स में डे के वक्त जो लैंड के ऊपर की हवा है, जो ज़मीन की हवा है, वो ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। हवा ऊपर जाएगी तो हवा की अमाउंट कम हो जाएगी, जिससे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा लैंड के ऊपर। इस लो प्रेशर एरिया को कंपनसेट करने के लिए जो सी के ऊपर की हवा है वो लैंड की तरफ बहना शुरू कर देगी। यानी कोस्टल एरियाज़ में जो हवा है वो किस तरफ बहती है, सी से लैंड की तरफ बहती है। क्यों बहती है उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। यही मूवमेंट, इसी तरह की मूवमेंट को हम विंड्स बोलते हैं। अनइवन हीटिंग जब हुई, देखिए यहाँ पे अनइवन हीटिंग हुई, तो विंड्स का सबसे बड़ा कारण है अनइवन हीटिंग। जहाँ पे हीट ज़्यादा है और जहाँ पे हीटिंग कम है, तो जहाँ पे हीटिंग कम है, जहाँ पे एयर कंपैरेटिवली कूलर है, वहाँ की हवा हॉटर एरियाज़ की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, जैसा कि यहाँ पे अभी मैंने एग्जांपल में बताया कोस्टल एरियाज़ के में। ठीक है, रात के वक्त
लैंड और सी दोनों ठंडा होना शुरू कर देते हैं। वाटर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है ठंडा होने में, ज़मीन फटाफट ठंडी हो जाती है। तो कोस्टल एरियाज़ में रात के वक्त क्या होगा, समुद्रों के ऊपर की जो हवा है वो तो गर्म होगी, बिकॉज वाटर टेक्स टाइम टू कूल अप, और ज़मीन के ऊपर की जो हवा है वो ठंडी होगी। तो इससे क्या होगा, सी के ऊपर की हवा जो है वो रात के वक्त ऊपर की तरफ राइज करेगी, और लो प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए जो लैंड वाली हवा है वो समुद्र की तरफ चलना शुरू कर देगी। तो नाइट टाइम में जो ब्रीज है वो लैंड टू सी की तरफ ब्लो करती है कोस्टल एरियाज में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया जी, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ऊपर आ ही गया है हमारे पास। आगे आता है, ये जो एयर की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, यही वो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना का कारण बनती है जो हम अपने आसपास देखते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है विंड्स का अनइवन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की अनइवन हीटिंग सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है विंड्स के चलने का। लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो विंड्स को इफेक्ट करते हैं। दूसरा फैक्टर्स है रोटेशन ऑफ द अर्थ, प्रेजेंस ऑफ बैरियर्स लाइक माउंटेन रेंजेस। अगर हवा के रास्ते में पहाड़ वगैरह आ जाते हैं तो हवा अपना रास्ता बदल लेती है। अगर अर्थ का जो रोटेशन होता है, रोटेशन की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से भी विंड की डायरेक्शन थोड़ी सी कर्वी हो जाती है, स्ट्रेट होने की बजाय थोड़ा सा कर्व्ड पाथ में मूव करती है वो। ठीक है, तो आगे इसने एग्जांपल बताया, एसएसटी का टॉपिक है वैसे थोड़ा सा ये, कि हिमालयाज़ की प्रेजेंस की वजह से कैसे इलाहाबाद से चलने वाली जो विंड्स हैं वो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाती हैं हिमालयाज़ की वजह से। आगे आता है रेन्स, बारिशों का, रेन का जो है टॉपिक है हमारा नेक्स्ट। देखिए क्लाउड्स कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसने इस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, एक प्लास्टिक की बोतल ली है पहले, ठीक है, उस प्लास्टिक की बोतल के अंदर थोड़ा पानी डाला है, 5 से 10 ml पानी डाला है, और उस बोतल को अच्छे से बंद कर दिया। उसके बाद उस बोतल को अच्छे से शेक करो, या फिर उसको कुछ 10 मिनट के लिए आप सनलाइट में रख दो। गर्म मत करना, गर्म करने से बोतल, प्लास्टिक की बोतल मुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो या उसको शेक कर दीजिए अच्छे से, उसको 10 मिनट सनलाइट में रख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, एक जलती हुई अगरबत्ती को फटाफट जल्दी से बोतल खोल के, ढक्कन खोल के थोड़ा सा धुआं अंदर जाने दीजिए, फिर जल्दी से बोतल को दोबारा बंद कर दीजिए। ये करना है आपको, ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद आप क्या कीजिए, ये आपने कर दिया, उसके बाद आप उस बोतल को बंद करके अच्छे से बंद कर दीजिए कैप को, और उस बोतल को दबाइए जितने ज़ोर से आप दबा सकते हैं उस बंद बोतल को। जब आप उस बोतल को अच्छे से दबा रहे होंगे तब आपको उसके अंदर फोगी सा दिखाई देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, कुछ जैसे कि बादलों का रंग होता है उस रंग जैसा कुछ दिखाई देगा आपको। और फिर आप उस बोतल को रिलीज़ कर दीजिए। जैसे ही आप उस बोतल को रिलीज़ करेंगे तो वो जो फोग बनी थी अंदर वो डिसअपीयर हो जाएगी और दोबारा पानी बन जाएगा, ठीक है। तो जब आपने प्रेशर लगाया, बाहर से जब आपने प्रेशर लगाया उसके ऊपर, तब तो क्लाउड फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रही है, बता रही है। जो अंदर वाटर वेपर्स, देखिए हमने पानी डाल के बोतल के अंदर 5-10 ml पानी डाल के बोतल के अंदर, बोतल को शेक करके उसके अंदर बहुत सारे वाटर वेपर्स क्रिएट कर दिए, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया उसके अंदर। जैसे ही हमने उसके अंदर स्मोक डाली तो स्मोक के अंदर जो प्रेजेंट स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस का काम करते हैं, और वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं अंदर, वाटर जो वेपर्स हैं अंदर, वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके उस डस्ट पार्टिकल्स, उस स्मोक पार्टिकल्स के चारों तरफ इकट्ठा होके बादल बना लेते हैं। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी छोटे स्केल पे है। एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स में ये प्रोसेस काफ़ी बड़े स्केल पे होता है। तो जब हम उस बोतल को दबाते हैं तब क्लाउड फॉर्मेशन को शो कर रही है वो बोतल, और जैसे ही हम उस बोतल को छोड़ देते तो वो रेन को फॉर्म कर रही है, क्योंकि जो पानी था वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में दिखाई देने लगता है जब हम उस बोतल को रिलीज़ कर देते हैं तो, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम बोतल को रिलीज़ करते हैं दोबारा जो पानी की ड्रॉपलेट्स फोगी वेदर क्रिएट कर रही थी, वो पानी की ड्रॉपलेट्स दोबारा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसा कि बारिश के दौरान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर पहले ही मैं आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान दे चुका हूँ कि स्मोक की ज़रूरत क्यों है, प्रेशर कब कम कब ज़्यादा होता है, कब फोग बनती है, कब दोबारा वाटर बन जाता है। ये क्वेश्चंस के मैं आंसर्स दे चुका हूँ आपको पहले ही। तो इस ऊपर के एक्सपेरिमेंट्स पे हमने बहुत छोटे स्केल पे समझा कि जब वाटर वेपर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो हवा के साथ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में कैसे मूव करता है, ठीक है। तो जब वाटर बॉडीज़ हीट अप होती हैं
दिन के दौरान, तो काफ़ी वाटर इवेपोरेट होता है और हवा में जाता है वाटर वेपर्स बन के। कुछ जो वाटर वेपर्स हैं वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, एनिमल्स की एक्टिविटीज़ की वजह से भी जनरेट होती हैं, जैसे कि ट्रांसपीरेशन वगैरह की वजह से। ठीक है, तो एयर जो है वो हीटअप होती है, वाटर वेपर्स बनते हैं। ये जो हॉट एयर है जिसके अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, ये ऊपर की तरफ जाती है। हॉट एयर है तो ऊपर की तरफ ही जाएगी, मैंने आपको पीछे बताया था। ऊपर जाके वो एयर एक्सपेंड होती है और ठंडी हो जाती है, क्योंकि अपर लेयर्स में टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो इस कूलिंग की वजह से जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होके छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। ये जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, ये किसी भी पार्टिकल के चारों तरफ इकट्ठा करके होके क्या बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स, अब ये पार्टिकल्स कौन से होंगे? डस्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्मोक के पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ और पार्टिकल्स हो सकते हैं। उनके चारों तरफ इकट्ठा करके हो जाएंगी पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें, और बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, क्लाउड बना लेंगे। ठीक है, नॉर्मली डस्ट या दूसरे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस का काम करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लाउड फॉर्मेशन हो गया हमारा यहाँ तक। एक बार जब वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स और बड़े होते रहते हैं, क्योंकि पानी कंडेंस होता रहता है उनके ऊपर। कंडेंसेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, वाटर वेपर्स का दोबारा वाटर में कन्वर्ट होना, जब ठंडा किया जाता है तब। तो जो पानी की छोटी छोटी बूंदें शुरू में बनी थी, जो बादल के अंदर मौजूद हैं, वो भारी होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि और वाटर उनके ऊपर कंडेंस होता रहेगा। और जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स इतनी बड़ी और भारी हो जाएंगी, बहुत बड़ी और भारी हो जाएंगी, तब वो बारिश की फॉर्म में नीचे टपकना शुरू कर देंगी, और इसी को हम क्या कहेंगे, रेन कहेंगे। जब एयर का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही कम होता है तो कई बार वो बारिश की बूंदें बर्फ़ बन जाती हैं, स्नो, स्लीट और हेल का कारण भी बनती हैं। ठंडे इलाकों में स्नोफॉल भी हो सकता है। ठीक है, हेल्स भी आ सकते हैं, ओले भी गिर सकते हैं। तो ये सब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऊपर टेम्परेचर, वैसे तो ऊपर ठंडा ही रहता है टेम्परेचर, लेकिन अगर हमारे टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाता है कि पानी जम जाए, तो वो जमा हुआ पानी ही नीचे गिरने लगता है, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्लीट और हेल्स। रेनफॉल पैटर्न्स जो हैं वो विंड पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स को कौन मूव करवाता है? हवाएं ही मूव करवाती हैं। जो क्लाउड फॉर्म हुए हैं उनको कौन मूव करवाता है? विंड्स ही मूव करवाती हैं। ठीक है, इंडिया के ज़्यादातर इलाकों में साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट मानसून्स की वजह से बारिशें होती हैं। कई बार आपको न्यूज़ में सुना होगा कि बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशंस आने की वजह से, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से काफ़ी भारी बारिश हुई है उसके कोस्टल एरियाज़ में। ठीक है, तो ये सब प्रेशर वेरिएशंस होती हैं, विंड्स का सब खेल होता है ये। ठीक है, आगे आता है एयर पोल्यूशन। हम अक्सर एयर पोल्यूशन की आजकल बात करते हैं। आजकल तो स्कूल्स भी बंद कर देने पड़े हैं दिल्ली जैसे शहरों में। AQI, एयर क्वालिटी क्वोशिएंट जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, उसकी वैल्यू काफ़ी कम होने की वजह से। ठीक है, तो हम अक्सर बात करते हैं कि एयर के अंदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लोग अक्सर इस बात का पे बिमोन करते हैं, मतलब उल्हाना देते हैं, रोते हैं इस बात पे, दुख प्रकट करते हैं इस बात पे कि एयर की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई है जब वो छोटे थे तब से लेके अब तक। तो एयर की क्वालिटी कैसे ख़राब हुई है, इसने हमारी ज़िंदगी को कैसे इफ़ेक्ट किया है, और दूसरी लाइफ फॉर्म्स को, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे इफ़ेक्ट किया है, वो हम पढ़ेंगे। जो फॉसिल फ्यूल्स हम लगातार यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, इनके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है। जब इन फ्यूल्स को जलाया जाता है तो यही नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स बन जाता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है। नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स को इनहेल करना, सांस के साथ अंदर लेना तो डेंजरस है ही। कई बार ये ऑक्साइड्स बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बना लेते हैं, और बारिश के पानी के साथ ये एसिड्स नीचे गिरते हैं, और उस रेन को क्या कहा जाता है? एसिड रेन कहा जाता है। जब हम फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन करते हैं, जैसे कोयले को जला के बिजली बनाते हैं, पेट्रोल डीजल को जला के अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, इससे एयर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM बोलते हैं हम जिसको, उसकी अमाउंट बढ़ती है। ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं ये अनबर्न्ट, बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, जो काफ़ी नुकसानदायक होते हैं हमारे लिए। ज़्यादा पोल्यूटेंट्स अगर हवा में मौजूद हैं
तो इससे सर्दियों के मौसम में विजिबिलिटी लोअर हो जाती है। जो स्मोक दिखाई देता है, जो गहरा कोहरा दिखाई देता है सड़कों के ऊपर सर्दियों के मौसम में, वो इसी वजह से दिखाई देता है, पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो वो स्मोक और फोग का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको स्मोक बोलते हैं। अगर किसी इलाके में गहरी स्मोक बन रही है जिसके आर पार दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे पोल्यूशन लेवल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो स्टडीज़ ने दिखाया है, शो किया है कि लगातार इस हवा में सांस लेने से एलर्जी, कैंसर या हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को एयर पोल्यूशन कहा जाता है। इन हार्मफुल सब्सटेंसेस का एयर के अंदर इंक्रीज होना ही एयर पोल्यूशन कहलाता है। आगे इसने एक्टिविटी बताई है एक एयर पोल्यूशन की पहचान करने के लिए। लाइकेन्स एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है ये। ठीक है, डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में आया था ये, बायो में। तो ये जो होते हैं ये हाईली सेंसिटिव होते हैं एयर पोल्यूशन के, सल्फर पॉल्यूटेंट्स के काफ़ी ये वो होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो जहाँ पे सल्फर कंपाउंड्स ज़्यादा होंगे ना एयर में, वहाँ पे ये उग नहीं पाएंगे। तो अक्सर ये देखा जाता है कि सड़क के किनारे जो पेड़ खड़े होते हैं वहाँ पे लाइकेन्स नहीं उगते, जबकि जो फॉरेस्ट में, डीप फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं पानी के आसपास जो होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइकेन्स उगते हैं। तो लाइकेन का अमाउंट किसी भी एरिया में एक इंडिकेटर होता है वहाँ के एयर पोल्यूशन का, एयर के अंदर प्रेजेंट सल्फर कंपाउंड्स कितने हैं इस चीज़ का। आगे आता है तो इससे हमें पता चलता है कि रोड्स के आसपास पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस ज़्यादा होते हैं, और रोड से जितना दूर जाते रहेंगे पोल्यूशन शायद उतना ही कम होता रहेगा। आगे आता है वाटर, एक वंडर लिक्विड। वाटर अर्थ की सरफेस का एक बहुत बड़ा एरिया कवर किए हुए है, अंडरग्राउंड भी पाया जाता है। वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वो भी वाटर ही है एक तरह का। ज़्यादातर जो वाटर है हमारे अर्थ का वो सीज और ओशंस पे पाया जाता है। ये सॉल्टी वाटर है, सलाइन वाटर है, खारा पानी है। ठीक है, फ्रेश वाटर भी अर्थ के ऊपर पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर है वो बर्फ़ की फॉर्म में है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर जो आइस कैप्स पाई जाती हैं, जो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, वो फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं। जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं उनकी स्नो जो है वो फ्रेश वाटर का सोर्स है। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर पाया जाता है, रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में जो वाटर पाया जाता है वो भी फ्रेश वाटर होता है। लेकिन फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। हर समर पे, लगभग हर समर में ज़्यादातर जगह पे लोगों को वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे वाटर सप्लाई सिस्टम्स नहीं बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, वहाँ अक्सर लोगों को दिन का ज़्यादातर समय दूर दूर के इलाकों से पानी लाने में बिताना पड़ता है। अब पानी इतना ज़रूरी है क्यों? 9th क्लास का क्वेश्चन का स्टूडेंट इसका आंसर कैसे देगा वो मैं आपको बताता हूँ। पानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी सेल्यूलर प्रोसेसेस होती हैं वो वाटर मीडियम में, उनको होने के लिए हमारे शरीर के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली प्रोसेसेस को करवाने के लिए एक्वस मीडियम, वाटरी मीडियम चाहिए होता है। जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, सेल्स के अंदर होती हैं, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस की वजह से ही हो पाती हैं। सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट अगर करना है तो भी उनको पानी में घोलने के बाद ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, डिजॉल्व्ड फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसीलिए ऑर्गेनिजम्स को अपने शरीर के अंदर एक वाटर लेवल मेंटेन करने की ज़रूरत होती है अगर वो ज़िंदा रहना चाहते हैं। तो ज़मीन पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स होती हैं, उनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है इस चीज़ के लिए क्योंकि उनकी बॉडी हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स को सहन नहीं कर सकती। अगर आप कभी किसी समुद्र में फंस गए हैं तो समुद्री पानी बिल्कुल मत पीजिए। समुद्री पानी पीने से आपकी पानी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। नमक पर प्रेजेंट होता है, उससे आपका प्यास तो बुझ जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो पानी है वो और कम हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स पानी आपके शरीर को अंदर से डिहाइड्रेट करने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए एनिमल्स और प्लांट्स अक्सर वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ पे उनको वाटर मिलता हो, वाटर एक्सेसिबल हो। यहाँ पे एक्टिविटी 14.8 और 14.9 में इसने क्या कहा है, आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया छाटिए, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, आसपास के किन्हीं भी 2 इलाकों में। ठीक है, जैसे एक तो आप ड्राई एंड रॉकी रीजन ले लीजिए, ठीक है, सूखा इलाका जहाँ पे पत्थर वगैरह ज़्यादा है, पानी कम है, जहाँ पे बारिश कम होती है जहाँ पे, और एक ले लीजिए जंगल का इलाका। तो आप क्या देखेंगे कि जंगल के इलाके में पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, जबकि ड्राई रॉकी रीजन में पेड़ पौधे और एनिमल्स प्लांट्स कम हैं। अब इसने यही एक्टिविटी करने के लिए कहा है सीजन्स में। एक बार तो आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया
स्टडी कीजिए कि कितने प्लांट और एनिमल्स हैं, कितनी तरह की स्पीसीज हैं। ड्राई सीजन में कीजिए एक बार तो ये स्टडी आप, एक बार यही स्टडी आप रेनी सीजन में कीजिए, तो रेनी सीजन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इन दोनों एक्टिविटी से प्रूव होता है कि डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो इन ऊपर की इन एक्टिविटीज़ के रिजल्ट्स को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम देखते हैं कि अवेलेबल वाटर और नंबर एंड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में कुछ ना कुछ लेना देना तो है। ठीक है, जिस एरिया में 5 सेंटीमीटर रेनफॉल है वहाँ पे लिविंग क्रीचर्स कम मिलेंगे, वजह है कि उस एरिया के जहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आप एक ऐसा मैप भी ढूंढ सकते हैं जहाँ पे रेनफॉल पैटर्न्स दिखा रखे हों। आप ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं इंडिया के किन स्टेट्स में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, किन स्टेट्स में कम होती है। जैसे राजस्थान में कम होगी, असम साइड के जो एरियाज़ हैं, वेस्टर्न घाट्स के आसपास के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी डिसाइड करता है। यानी जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे अलग अलग तरह की प्रजातियाँ पाई जाएंगी, स्पीसीज पाई जाएंगी, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी वहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे एक ड्राई रीजन के मुकाबले। ठीक है, तो अकेला वाटर अवेलेबिलिटी ही वो फैक्टर नहीं है जो वाटर लाइफ की सस्टेनेबिलिटी को इफेक्ट करता है। बहुत बड़ा फैक्टर जरूर है लेकिन अकेला नहीं है। ठीक है, जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर भी प्रॉपर होना चाहिए, वहाँ पे सॉइल का नेचर भी प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन वाटर एक मेजर फैक्टर है। फिर भी अगर किसी जगह पे सॉइल का नेचर सही है, टेम्परेचर सही है, अगर वहाँ पे बारिश भी अच्छी हो जाए तो वहाँ पे घना जंगल, अलग अलग तरह के और बहुत ज़्यादा संख्या में प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। आगे बात आती है वाटर पोल्यूशन की। वाटर जो है, बहते हुए पानी के अंदर, खेतों के अंदर यूज़ किए जाने वाले फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स मिक्स हो जाते हैं। ये फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स पानी की वाटर बॉडीज़ के अंदर चले जाते हैं। पहला तो ये है वाटर पोल्यूशन का कारण। शहरों से निकलने वाला जो सीवेज वाटर होता है, जो नालों का पानी होता है, जो गंदा पानी होता है, फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो भी रिवर्स और लेक्स में डंप कर दिया जाता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, कुछ इंडस्ट्रीज पानी को एज अ कूलेंट यूज़ करती हैं, मशीनों को या चीज़ों को ठंडा करने के लिए वाटर का यूज़ कर देती हैं। तो वो पानी को, ठंडे पानी को लेती हैं और गर्म पानी को छोड़ देती हैं। इससे वाटर बॉडीज़ के टेम्परेचर में चेंज आता है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा, डैम्स के अंदर से जब पानी रिलीज़ किया जाता है उसमें भी टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। डीप रिजर्वोयर के अंदर, गहरे तालाब के अंदर जो पानी होगा अंदर की तरफ, वो ठंडा होगा, जबकि जो सरफेस पे वाटर होगा वो गर्म होगा सन की हीट की वजह से। तो इसकी वजह से वाटर में टेम्परेचर का चेंज आ जाता है। वाटर में अगर टेम्परेचर भी चेंज हो जाए ना, अगर हम किसी नदी के अंदर गर्म पानी डाल रहे हैं इंडस्ट्री से निकलने वाला, तो वो गर्म पानी भी, बेशक उसके अंदर कोई हानिकारक चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो एज अ पोल्यूटेंट ही काम करेगा। ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर बताई हैं ये लाइफ फॉर्म्स के अगेंस्ट काम करती हैं। वाटर बॉडीज़ के अंदर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बैडली इफेक्ट करती हैं। ये जो टेम्परेचर चेंज होता है ये कुछ लाइफ फॉर्म्स को तो सपोर्ट करता है, कुछ तो बढ़ जाती हैं, जैसे एल्गी वगैरह का जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाता है, जबकि कुछ लाइफ फॉर्म्स हैं वो इस बढ़े हुए टेम्परेचर को या घटे हुए टेम्परेचर चेंज को सस्टेन नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स का जो बैलेंस पहले एग्जिस्ट कर रहा था वो अब एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो वाटर पॉल्यूशन में क्या क्या होता है, क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं? जब वाटर के अंदर अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं तो वो एक वाटर पॉल्यूशन है। जैसे कि फार्म्स में यूज़ किए जाने वाले पेस्टिसाइड्स, पॉइजनस सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जैसे मरकरी सॉल्ट्स जो पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कोलेरा के ऑर्गेनिज्म, कोलेरा वाला बैक्टीरिया, ये सब वाटर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। वाटर बॉडीज़ में से डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को निकाल लेना, जैसे कि जो ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जाती है। अगर हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन को कम कर देते हैं या वाटर के अंदर डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स को कम कर देते हैं तो इससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर। जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही जिंदा रह सकते हैं। उनकी बॉडी एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही एडेप्टेड है, एडजस्टेड है। अगर टेम्परेचर चेंज होता है सडनली किसी वजह से तो इससे
उनकी ब्रीडिंग पे, वो बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे या उनके लिए भी डेंजरस हो सकता है। जो एग्स और लार्वा होते हैं ज़्यादातर मरीन एनिमल्स के या एक्वेटिक एनिमल्स के, वो ससेप्टिबल टू टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल के केस में जो अंडे से मेल क्रोकोडाइल निकलेगा कि फीमेल क्रोकोडाइल निकलेगी, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। शायद आप लोगों को आज तक पता ना हो, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर प्रोवाइडेड टू द हैचिंग एग्स। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज के काफ़ी ससेप्टिबल होते हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसीलिए चेंज इन टेम्परेचर उनके बैलेंस को बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में इतना ही। आगे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे पार्ट 2 में, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाने से पहले ब्रिजवाला एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।